जो हमारा एग्जिस्टिंग कानून है उसके मुताबिक भी और उसके तहत भी हम हर उस मज़दूर के बच्चे को हर किस्म की तालीम देने के अखराजात उठाते हैं जो कानून के मुताबिक जिसका ये राइट बनता है। जो बात मैंने कही अभी कि इस वक्त जिन मज़दूरों के बच्चों को ये सहूलतें मिलती हैं वो नंबर बड़े महदूद है और मज़दूरों की जो असल तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और इस वक्त सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को फिर भी निस्बतन तनख्वाह जो है वो बेहतर मिल जाती है। लेकिन यहाँ जो इनफॉर्मल सेक्टर में मज़दूर काम करते हैं या डोमेस्टिक सेक्टर में जो काम करते हैं असल मुश्किलात उनके लिए हैं। तो हम जो नया कानून लेकर आ रहे हैं, जो तरामीम कर रहे हैं, उसके मुताबिक हर किस्म का मज़दूर जो है इसमें शामिल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा कि हर किस्म की तालीम अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तब भी उसकी जो भी ज़रूरत होंगी वो हम पूरी करेंगे, अगर वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तब भी उसकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे और किसी भी किस्म की आला तालीम अगर वो हासिल करेगा तो हुकूमत उसके अखराजात बर्दाश्त करेगी। आज भी हम कर रहे हैं लेकिन वो नंबर बहुत कम है। तो जो नंबर हम बढ़ाने जा रहे हैं असल काम वो है कि हर शख्स को, हर मज़दूर के बच्चे को ये सहूलत मिल जाए। अच्छा, ये बता दें कि आप वज़ीर तालीम भी रहे हैं, तो यकसा निज़ाम तालीम राइज करने के दावे किए गए वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसके असरात जो है काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद भी नज़र नहीं आ रहे। तो सिंध उसमें शामिल नहीं हुआ था और उसकी क्या वजूहत थी, क्या मामला थे? देखिए 18th अमेंडमेंट से पहले भी तालीम जो है जब वफाक के पास था, जब ये कैरिकुलम जो है डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, तो ग़ालिबन 2006 में या उससे कुछ पहले पूरे मुल्क के लिए एक कैरिकुलम डेवलप किया गया था और उसके मुताबिक ही तमाम सूबों ने फिर किताबें भी अपनी शाया की थी। अच्छा, जब ये 18th अमेंडमेंट का नीचे डिवॉल्व हुआ तो अब तक भी पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, तमाम सूबों में जो किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो कैरिकुलम डेवलप हो रहा है, वो 90% बल्कि 95% के करीब यकसा ही है। सिर्फ 5% का कोई फ़र्क होगा और वो हर सूबे ने अपने हालात के मुताबिक जो है उसमें चेंजेस किए हैं। सूबा सिंध जो है, हमारा ये दावा है कि हमने कैरिकुलम डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा काम किया है। जब ये यकसा तालीम की बात हुई, सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात हुई, उस वक्त हमारा सिर्फ एक इशू था और हमने ये नहीं कहा कि हम करने को तैयार नहीं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस्लामाबाद से कैरिकुलम हमें दिया जाए या जो किताबें छाप कर दी जाए वही सबसे अच्छी हो। हमने ये तजवीज़ दी कि हमारा ये दावा है कि हमने सबसे अच्छी सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो हमारी किताबें, हमारा कैरिकुलम आप तमाम सूबों को दें और तमाम सूबों का और इस्लामाबाद का हमें दें और फिर उसके ऊपर एक स्टडी करवा लीजिए। हर सूबा अपना काम करे, कंपैरेटिव स्टडी हो और फिर ये तय हो अगर मैथमेटिक्स का जो है वो पंजाब में सबसे अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो हमें कोई हर्ज नहीं होगा उसको अडॉप्ट करने में। अगर तो साइंस सिंध ने बेहतर कर ली है तो फिर किसी और सूबे को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर तो उर्दू किसी और सूबे ने अच्छी कर ली है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात थी जो हमने कही और हमने इस पर कोई इशू नहीं किया। लेकिन जो जहन में खाका था फेडरल गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि वो कन्फ्यूज़ थे। पहले तो ये तजवीज़ आई कि जनाब ये जो इंग्लिश मीडियम है वो ख़त्म हो जाएगा और सब उर्दू पे पढ़ाया जाएगा, तो ये बात कही गई। तो हमने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई 60-65%, 70% स्कूलों में हम सिंधी में पढ़ाते हैं, वो हम कैसे ख़त्म करेंगे, वो हमें सिंधी में ही पढ़ाना है। फिर कहा ये बात तो ठीक है, अब इसमें रखिए। फिर एक सवाल ये आया कि जनाब जो वालिदैन, देखिए ये चॉइस तो पेरेंट्स को होनी चाहिए ना कि वो अपने बच्चों को सिंधी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। जिन लोगों के पास वसाइल हैं और वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे अगर आप ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है, उसके दरवाजे पाकिस्तान में बंद कर देंगे तो वो अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे इसलिए कि अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुनासिब नहीं होगा। हमारे वो बच्चे जो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पर सहूलतें होनी चाहिए। तो बहरहाल वो भी फिर आ गया कि जी उर्दू में नहीं पढ़ाना। तो ये कन्फ्यूजन एक था और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये नाफिज किया गया है, हमारी चूँकि बातचीत होती रही दीगर सूबों में भी, खैबर पख्तूनख्वा भी इस पर खुशी से राज़ी नहीं हुआ, जो पंजाब है वो भी खुशी से राज़ी नहीं हुआ। मजबूरी ये थी कि वहाँ PTI की गवर्नमेंट थी, वहाँ वो बहालत मजबूरी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि जी जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम इस्लामाबाद से मुसलत हो रहा है उसको कर लेते हैं। सिंध ने ये नहीं किया और मैं समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं किया। जो अच्छी चीज़ें हमें बताइए हम उसको करने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि इस्लामाबाद ने तय कर लिया है बच्चों को पाकिस्तान स्टडीज़ ये पढ़ानी है तो हम भी वो पढ़ाएं, उन्होंने तय कर लिया कि अंग्रेज़ी इसी पढ़ानी है तो हम भी वो पढ़ाएं।
उन्होंने तय कर लिया कि उर्दू और मैथमेटिक्स में पढ़ें तो हम भी वो पढ़ें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने सूबे हालात के मुताबिक जो है अपने बच्चों को तालीम देंगे, और अगर कोई तजवीज़ है वो हमें दे दें, अगर बेहतर होगी हम उसको एडॉप्ट कर लेंगे। देखिए, हमारा दीगर जमातों से मुलाकात करने का जो मकसद था वो उस गलत फहमी और तासुर को ज़ाहिर करना था जो बदकिस्मती से MQM फैला रही है। और जिन जिन जमातों से हमने बात की वो इन्होंने इस पर इत्तफाक भी किया, और आपके इल्म है कि उस APC के बाद हम PMLN से मिले और उन्होंने ये कहा कि हमने उनकी जो डिक्लेरेशन थी उससे इत्तफाक नहीं किया है, और हमने उनसे कहा कि हम मज़ीद इस पर मशावरत करेंगे। तो एक जमात जो वहाँ से होकर आई थी, हम जिससे बाद में मिले, उसका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जमातों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो जाएगा जब हम उनको ये बताएंगे कि हमने कानून के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली। एक चीज़ मैं फिर कहूँ कि लोकल गवर्नमेंट का कानून और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ये इतना आसान नहीं है कि हर आदमी उसको समझ ले। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो इसको समझना हर आदमी के लिए आसान नहीं और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बदकिस्मती से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अपने जो बहुत ही साजिशी किस्म के पॉलिटिकल मफादात हैं उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सूबे के अंदर निफाक और दूरियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। लिसानी बुनियादों पर लोगों में निफाक डालने की कोशिश की जा रही है। तो हम उसको नाकाम बनाएंगे, और उसके लिए हम जो है बात करना चाहते हैं, दीगर जो हम करते रहेंगे। और उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, और इसलिए बढ़ा दिए हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर स्टेट में क्या सिंध हुकूमत के कहने में कर रहा है। पेट्रोल की कीमतें सिंध हुकूमत बढ़ा रही है, डॉलर की कीमतें सिंध हुकूमत बढ़ा रही है, चीनी का जो स्कैंडल है, LNG का जो स्कैंडल है वो सिंध हुकूमत का पैदा करता है। मैं ये समझता हूँ कि ये हर आदमी जानता है कि डॉलर महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डीज़ल महंगा होगा, आपके इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी होगी, और उसका असर फिर तमाम मुल्क पर होगा। मैं नहीं कहता भाई, आपके TV चैनल्स पेशावर में भी लोगों से बात करते हैं, लाहौर में भी लोगों से बात करते हैं, मुल्तान में भी लोगों से बात करते हैं, कोयटा में भी लोगों से बात करते हैं। चीखें महंगाई पे सबकी निकल रही है। ये कहना कि जी सिर्फ सूबा सिंध में महंगाई अपने आप को खुश करने के लिए काफ़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क का कोई इलाका महंगाई से महफूज नहीं है, और सूबा सिंध में अगर महंगाई है तो वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से, और उनकी नाअहली और नाअहली की सज़ा सब भुगत रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची शहर में गैस की इतनी ख़राब सूरत हाल है, इतनी अजियतनाक सूरत हाल है कि लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही थी। उन्होंने ऐलान किया था ना, जिसके मजाक उड़ा रहे थे कि 3 टाइम आपको गैस मिलेगा, कि नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ। अब वो गैस भी आपको नहीं मिल रही है। मैंने बार बार कहा है कि मेरे घर में भाई सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और बड़ी मुश्किल से उस पर गुजारा करते हैं। आज भी हमारे यहाँ गीज़र में पानी गर्म नहीं हुआ। ये सबके साथ सूरत हाल है। इस हालत पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कराची शहर में गैस नहीं है, MQM नहीं बोल रही है। कराची की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही है, MQM नहीं बोल रही है। कराची में लोगों के ऊपर बिजली महंगी कर दी गई है, MQM बात नहीं कर रही है। कराची के लोगों के साथ बेरोज़गारी का मसला है, उनकी नौकरियां जा रही हैं, यहाँ पर घर टूटे जा रहे हैं, MQM नहीं बोल रही है। तो जो अवामी इशूज़ हैं जिसमें अवाम इस वक्त मुसीबत में है, उस पर MQM की आवाज़ भी नहीं निकलती है। और बाकी आप सारा तमाशा देख रहे हैं कि PTI क्या कर रही है। सिंध में स्कूलों की जो तादाद है वो 46,000 से ज़्यादा है, और ये कोई हमारे दौर के बने हुए नहीं है, ये एक विरसा है जो हमें मिला है, हमारे विरसे में चीज़ें आई हैं। इन तमाम स्कूलों को अगर कोई ये कहे कि हम ठीक कर लेंगे, और ख़ास तौर पे जो सैलाब आए, जो बारिशें आई, जो कुदरती आफात आई, उन्होंने तमाम के तमाम जो इमारतें थी उसको नुकसान पहुँचाया। लेकिन अगर ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ, मैं इससे इत्तफाक कर सकता हूँ कि हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हमने हज़ारों स्कूल की इमारतों को ठीक किया है। हज़ारों स्कूलों में जहाँ टीचर्स नहीं हैं, उन स्कूलों को टीचर्स फराहम करने के लिए मैंने बताया कि 47,000 टीचर्स हमने अपॉइंट किए हैं। स्कूलों में फर्नीचर्स नहीं है। ये फर्नीचर वाला भी एक आया तो उस पर भी एक तमाशा खड़ा हो गया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप काम नहीं करने देंगे, उसमें रुकावटें आएंगी, फर्नीचर नहीं लेने देंगे तो ये मुश्किल पैदा होगी। लेकिन सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है, स्कूल हमने ठीक किए हैं, टीचर्स जहाँ नहीं थे हम दे रहे हैं, और मेरिट पे भर्ती करके दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी।